गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हम बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फोर्स कांस्टेंट आदि के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और हमें पता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होमोन्यूक्लियर जैसे H2, N2, O2 इत्यादि मॉलिक्यूल जो IR इनएक्टिव होते हैं लेकिन वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, यानी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर सकते हैं। आज हम कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे। पहला एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। एसिटिलीन मॉलिक्यूल IR और रमन दोनों स्पेक्ट्रम देते हैं, जैसा कि आप सब इस टेबल में देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो क्या होता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते हैं, बहुत ही इंटेंस लाइट मिलती है, लेकिन और इसी फ्रिक्वेंसी पर क्या होते हैं, IR पे क्या होते हैं, ये अक्रिय होते हैं। तो इन डेटा से हमें यह परिणाम निकलता है कि जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। तो हमें इससे पता चलता है कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल में हाई फ्रिक्वेंसी के CH बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आइसोसाइनाइड ग्रुप लिए हैं, जो रमन स्पेक्ट्रम में 2150 सेंटीमीटर इन्वर्स पर फ्रीक्वेंसी पर एक स्पेक्ट्रा या लाइन देती है। तो इस फ्रीक्वेंसी से हमें यह पता चलता है कि आइसोसाइनाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं और इसकी संरचना के बारे में पता चलता है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पता चलता है। थर्ड एप्लीकेशन है एनालिसिस ऑफ ट्रांस एंड सिस आइसोमर। ठीक है। ट्रांस और सिस आइसोमर के एनालिसिस करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि डाइक्लोरोएथिलीन क्या होते हैं, वो सिस फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ट्रांस फॉर्म में, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। लेकिन केवल ट्रांस फॉर्म में ही क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता है। लेकिन रमन और IR स्पेक्ट्रा दोनों में ही क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम रेखा एक ही समान तरंग संख्या और आवृत्ति प्रकट होती है। ठीक है। तो इससे यह सूचना मिलती है कि इसमें कि अणु में सिस रूप में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो रमन और IR स्पेक्ट्रम में समान आवृत्ति आना यह दर्शाता है कि सैंपल में केवल सिस रूप है। इस प्रकार ट्रांस और सिस आइसोमर का एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड अणु भी क्या होते हैं, रमन और IR रेखाएं लाइन क्या होती है, समान आवृत्ति और तरंग संख्या प्रकट करती हैं। इसमें भी क्या होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो IR स्पेक्ट्रा से हमें पता चलता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, लीनियर होती है, और इसकी संरचना N नाइट्रोजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड के भी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रमन इफेक्ट एंड आयनाइजेशन। ठीक है। तो जैसे कि हमने नाइट्रिक एसिड लिए हैं और नाइट्रिक एसिड का क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं।
तो अगर जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाते हैं तो उसकी रमन स्पेक्ट्रम में फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, कम होती जाती है। यानी पहले अगर हमारा कंसंट्रेट है तो अधिक फ्रिक्वेंसी पे स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें डाइल्यूट करते जाते हैं तो कम फ्रिक्वेंसी पर हमें में स्पेक्ट्रा मिलता है। तो तो रमन स्पेक्ट्रम से हमें उसमें आयनाइजेशन के बारे में भी जानकारी देता है। लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रम का यूज़ हम लोग फोर्स कांस्टेंट के कैलकुलेशन में भी करते हैं, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स के में अगर उसके डायपोल मोमेंट में चेंज हो जाता है तो वो तभी वो क्या होता है, रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अगर उसके डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता तो वो इनएक्टिव होता है। तो रमन स्पेक्ट्रम द्वारा अगर कंपन अणु के इलिप्सॉइड में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, अगर इलिप्सॉइड में परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या होगा, रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इलिप्सॉइड में परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या होते हैं, रमन इनएक्टिव होते हैं। यदि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, गोलाकार है, अगर उसमें कंपन और ध्रुवता को प्रभावित नहीं होता तो वो रमन प्रभाव नहीं होता है। यानी रमन प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए दीर्घवृत्त पिचका हुआ गोला या अंडे के आकार का होना चाहिए। ठीक है, तो सभी द्विप्रमाणिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन होता है तो वो रमन एक्टिव होते हैं। और मान लो कि ये भी कोई मॉलिक्यूल है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।